ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमोशंस evoked by poetry of एंड्रीन रिच। इमोशंस देख लेते हैं एंड्रीन रिच ने कैसी पोइट्री लिखी थी। One of the most alluring elements of rich poetry is the wide range of emotions and feelings her writing invoke in us. Rich fearlessly, courageously, and honestly addresses the injustices for which there are no words for as best she can. Rich poetry is able to instill strong feelings and emotions within us, not only because we readily connect with the themes she covers. और रिच की पोइट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो डालती है और इमोशंस within us not because we readily connect with themes or she covers but because of pure emotional intensity of उसकी emotional intensity बहुत है। अगर उसकी ये जो उसने हम जिन्स परस्ती को या लेस्बियन थॉट्स को या गे जो था उस सोच को प्रमोट किया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉजिटिव सेंस में देखें तो वो औरत को मोटिवेट भी करती है, वो औरत की प्रोग्रेस की भी बात करती है। वो उसको कहती है कि मतलब ये जो स्लेवरी की जिंदगी है इससे इंसान औरत को आज़ाद होना चाहिए। फेमिनिज्म के नाम पे जो है वो कुछ ज़्यादा ही फेमिनिस्ट हो गई थी, ठीक है। There is a strong connection between her life and her poetry. Indeed, her poetry is almost a narrative of her life, and we witness her evolution from a base standard to the grey unrest in storm warning to a direct participant in political, social, and cultural revolutions of 1960s in our whole life. और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उसकी लाइफ और उसकी पोइट्री में। बेशक उसकी ये जो पोइट्री थी वो नैरेटिव थी उसकी लाइफ की, नैरेटिव ऑफ हर लाइफ, ठीक है, उसकी कहानी बताती थी उसकी जिंदगी की। एंड एज ए विटनेस हर एवोल्यूशन फ्रॉम अ बेस स्टैंडर्ड टू ग्रे अनरेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। जिस तरीके से उसकी ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी वो उसने इन सब में हिस्सा लिया था। वी ऑल्सो witness a development evolution in her style as poetry। जैसे जैसे हम देखते हैं उसकी लाइफ के अंदर डेवलपमेंट आ रही है, उसकी पॉलिटिकल जो भी उसकी एक्टिविटीज थी उनमें डेवलपमेंट्स आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि उसकी पोइट्री के अंदर भी वो डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं। It does not deal with issues on personal level but on a political, cultural and social level, so much so that both become so end to end that it is difficult to tell them apart. Rich eventually becomes the embodiment of her cause. One of the first emotions rich poetry instills in us is an admiration for poetry. सबसे पहले जो एक पहला इमोशन वो जो हमारे अंदर डालती है वो उसका एडमायरेशन ऑफ पोइट्री है। दिस इज ironic since Rich is not writing for personal gratification but to support and be a part of social revolution. However, this involvement in the revolution makes Rich to us inspirational figure. This revolution is a part who she is indeed, whether abroad and whether in the heart. और ये जो है revolution, जिस revolution की वो बात करती है वो इंडीड एक क्या है, वेदर अब्रॉड है एंड वेदर इन हार्ट। एक बाहर का मौसम है और एक अंदर का मौसम है, आर आइडेंटिकल टू हर। अगर आप सिल्विया प्लाथ की पोइट्री में देखेंगे तो आउटर वर्ल्ड वर्सेस इनर वर्ल्ड की थीम जो है वो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। ये वही बात है, यहाँ इसको जरा अंडरलाइन कर ले, वेदर अब्रॉड एंड वेदर इन द हार्ट आर आइडेंटिकल टू हर। चाहे अंदर की बात है या बाहर की बात है, जैसे मैं अंदर की ज़मीर की बात अगर हम करें तो हम उसको जर्नी टू सब कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ये अभी मैं जब इसका पढ़ाऊंगी, आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये सब कॉन्शियस की तरफ ट्रेवल करती है और फिर सब कॉन्शियस में जाके वो किस तरह से एक कंक्लूजन निकालती है कि उसको अब क्या करना है। क्योंकि इंसान की जो सब कॉन्शियस वर्ल्ड होती है वो उसकी आउटर वर्ल्ड के ऊपर भारी होती है। इंसान वो करता है जो उसका सब कॉन्शियस होता है। सब कॉन्शियस क्या होता है? हमारे व्यूज, हमारे आइडियाज, हमारी इनर थॉट्स, हमारी इनर फीलिंग्स, हमारा फेथ, हमारा गुमान, ये ऐसी चीजें, वो सोच, वो ख्यालात जो नजर नहीं आते हम उसको सब कॉन्शियस कहते हैं और वो इंसान के बैक ऑफ द माइंड में कहीं चल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कोई औरत हमें बहुत ही ज्यादा तंग कर रही होती है, रात को ख्वाब में आती है और हम उसको डांट रहे होते हैं, होता है कि नहीं होता? हम उससे लड़ रहे होते हैं और वो खातून होती है जिसको हम कुछ कह नहीं सकते।
ठीक है। तो फिर क्या होता है, दैट इज बेसिकली द सबकॉन्शियस के हमारी वो जो रिप्रेस फीलिंग होती है वो रात को ड्रीम्स के अंदर आती हैं, और हम उस खातून के साथ लड़ भी रहे होते हैं और उसको 36 सुना भी रहे होते हैं और यकीन नहीं आ रहा होता कि ये मैं ही हूँ। ठीक है। द रेवोल्यूशन इज एवरीथिंग शी स्टैंड्स फॉर, एवरीथिंग शी बिलीव्स इन। हमेशा वो रेवोल्यूशन की बात करती थी। रिच राइट्स नॉट फॉर हरसेल्फ बट फॉर ऑल वीमेन, that she writes honestly, fearlessly, and courageously is laudable. She is outspoken, she practices her right to be. वो जो है ऑनेस्टली, फेयरलेसली, और सबसे बड़ी चीज कि वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन थी। शी प्रैक्टिसेस हर राइट टू बी, और हमेशा उसने जो है प्रैक्टिस किए अपने हकूक को। दिस इज इन कंट्रास्ट टू द This is in contrast to the aunt featured in Aunt Jennifer's Tigers, who is oppressed by massive weight. सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से आंट जेनिफर टाइगर्स है, जो कि उसने ये पोएम लिखी थी, हु इज ऑप्रेस्ड बाय मैसिव वेट, जो कि मैसिव वेट के अंदर दब के रह गई, ऑफ अ वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड, उस वेडिंग बैंड को कहते हैं जो कि शादी के वक्त जो है औरत को एक वेडिंग बैंड गिफ्ट किया जाता है। इधर तो मुंह दिखाई दी जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, उधर वेडिंग बैंड हुआ करता था। रिंग दी जाती है औरत को जब उसकी मंगनी होती है, तो थोड़ी और जो है कोई वेल ऑफ फैमिली हो तो वो सोने के कड़े पहना देते हैं, ऐसे ही। तो ये वो वेडिंग बैंड है जिसके जिसमें जो है ना औरत फंस के रह जाती है। हु मस्ट एक्सप्रेस हरसेल्फ थ्रू द टाइगर्स इन हर एम्ब्रॉयडरी, जो कि अपने आप को, जो टाइगर्स, वो एक औरत बैठी होती है असल में, आंट जेनिफर टाइगर, बहुत ही प्यारी पोएम है। वो बैठी ना एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है, और वो उस एम्ब्रॉयडरी में जो है ना वो टाइगर्स बना रही होती है, टाइगर्स दैट आर prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। और वो पेंटिंग बनाती है जो वो खुद नहीं है, लेकिन वो खुद बनना चाहती है, खुद होना चाहती है। तो उस तरह की पेंटिंग वो बनाती है। एवरीथिंग दैट आंट जेनिफर हरसेल्फ कैन नॉट बी, और हर वो चीज जो आंट जेनिफर खुद नहीं हो सकती थी, वो उसने जो है बात की। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से इंसान की इनर सेल्फ उसकी आउटर सेल्फ के ऊपर भारी होती है। वो टाइगर्स क्यों बनाती है? क्योंकि उसके अपने ऑप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, जो कि वो वैसी बन नहीं सकती, लेकिन वो बनाती है, मतलब टाइगर्स को बनाती है, क्योंकि वो उन टाइगर्स की तरह जी नहीं सकती। टाइगर्स क्या है? दैट इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, फुलफिलमेंट। आपके तमाम जो एक ख्वाहिशात हैं वो उसकी पूरी हो रही हैं, वो जब मर्जी जहां मर्जी जंगल में चला जाता है। लेकिन एक औरत की जिंदगी जो है वो घर के अंदर कन्फाइन होके रह जाती है, बीइंग अ एवरीथिंग दैट ऑन जेनिफर हर्टसेल्फ कैन नॉट बी। तो हर वो चीज, अब देखिए मैंने कहा ना, इंसान का सब कॉन्शियस जो होता है ना, उसका इनर कॉन्शियस, या वो हमेशा उसके उस पर भारी होता है, उसके वैसे मिजाज पे भारी होता है। मैं आपको सही बताऊं, मैं इससे थोड़ा सा मुझे अपनी एक आर्ट हिस्ट्री याद आई कि मुझे जब भी कोई टूटी हुई चीज मिलती थी ना, घर के अंदर कोई शीशा टूट जाता था या कोई भी चीज टूट जाती थी, ग्लास टूट जाता था, मैं उसको जोड़ती थी, और उसके ऊपर जो है ना मैं डेकोरेशन करके कुछ ना कुछ बना के, कभी डो फ्लावर्स, कभी ग्लास पेंटिंग एंड दिस एंड दैट, उसको जोड़ के रख देती थी। बाद में मुझे पता चला कि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो जोड़ने वाली है। दैट्स वाई मेरे बाहर जो भी चीज टूट जाती है तो मुझे उसको जोड़ने में मजा आता है, फिर चाहे वो इंसान है, फिर चाहे वो बेजान चीज है। तो जब मैंने अपनी फितरत के ऊपर थोड़ा सा गौर किया तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बनाया। तो हर इंसान के अंदर ना कुछ होता है। फाइंड योर सेल्फ, पहले आप अपनी, वो कहते हैं ना, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। बेटा वो जो सुरागे जिंदगी होता है ना, हम ये जो बाहर की तरफ रिएक्ट कर रहा होता है वो कहीं अंदर होता है। या तो उस बीमारी को पकड़ लें और उसका इलाज करें, और अगर वो अच्छी चीज है, क्रिएटिव चीज है, देन उसको बाहर निकालें, उसको यूज करें। क्योंकि जो आपकी फितरत में चीज होती है ना, जब आप उसको यूज करते हैं ना, यू विल बी सक्सेसफुल। और इन केस अगर वो आपका पैशन है, फिर तो उस पैशन में, उस प्रोफेशन में, वैसे वो कहते हैं ना, व्हेन पैशन इज प्रोफेशन देन इट क्रिएट्स अ हॉलमार्क। ठीक है, जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाता ना, तो ये प्रोफेशन एक्चुअली हॉलमार्क क्रिएट करता है। तो ये जो
सारी चीजें वो आंट जेनिफर का भी यही होता है। देखें उसके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा होता है कि वो फुल ऑफ फ्रीडम लाइफ गुजारना चाहती है, और फिर वो क्या बनाती है, वो टाइगर्स बनाती है। वो टाइगर्स बनाती है वो जो खुद नहीं है। आंट जेनिफर रिच स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ जनरेशन ऑफ ऑप्रेस्ड फीमेल आर्टिस्ट, और रिच जो है उस 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 बात करती है किसकी, उस ऑप्रेस्ड फीमेल आर्टिस्ट की, जो कि मतलब ऑप्रेस्ड है, दबी हुई है। शी गिव्स वॉइस टू दोज दैट कैन नॉट स्पीक एंड दिस इज एडमायरेबल। और वो उन खवातीन को जो कि बहुत ही ज्यादा ताबेदार है उन्हें कहती है भाई तुम भी ताबेदार ना रहो, मजाक कर रही हूँ। और वो उन औरतों की बात करती है जो कि बोलती नहीं है, अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाती, तो वो उसको कहती है भाई तुम भी आवाज उठाओ अपने हकूक के। यानी कि वही फेमिनिस्टिक मोमेंट और ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है जिसने पूरी दुनिया का जो है निजाम ही बर्बाद करके रख दिया। Perhaps the greatest emotion that rich poetry arouses is empathy. We emphasize with the pure frustration that Rich expresses in her poetry. She most clearly expresses her anger and outrage in our whole life. ठीक है, वो बहुत clearly express करती है अपने anger को अपनी poetry के अंदर, और she in our whole life Rich appears to be incensed at the knot of lies destroying the society of the era. और वो जो है इस नॉट ऑफ लाइफ यहाँ पे वो किसको कह रही है, वो उस शादी के बंधन को कह रही है, उस शादी के रिश्ते को कह रही है। वो कह रही है कि ये जो नॉट ऑफ लाइफ है, एक औरत जो है अपना शादीशुदा रिश्ता निभाने के लिए जो झूठ बोलती है ना, ये डिस्ट्रॉय करती है सोसाइटी ऑफ द इरा। यानी कि शी इज एक्सपेंडिंग हर फोकस नाउ जस्ट टू इंक्लूड फेमिनिज्म बट एक्टिविज्म एज अ होल। From radical equality to anti-war movement, it almost seems that everywhere she looks, she witnesses horror for which there are no words for. The remarkable imagery for this poem, meaning burnt of the Algerian burning, could not fail to provoke feeling of frustration. और वो हमेशा क्या देखती है, everywhere she look witnesses horror for which there are no words for. हस्बैंड इसका भी बड़ा अच्छा था, इसके साथ फेमिनिस्टिक मोमेंट में काम भी कर रहा था, इसके साथ बच्चे भी पाल रहा था। लेकिन क्या है कि बेटा वो जब सबकॉन्शियस के अंदर ही ये बैठा हुआ हो कि ये मर्द है और इसने मुझे जो है दबा के रख लिया है, तो फिर गुजारे मुश्किल हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि एट द एंड इसके हस्बैंड ने जो है सुसाइड कर दी थी, तो इसने वो वाला फार्मूला जो है वो पक्का वाला अप्लाई कर दिया कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो उसने इतनी टेंशन दी अपने हस्बैंड को, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद जो है अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन आल्सो इमर्जेस इन लिविंग इन सिन। एक फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो इमर्ज होती है उसकी पोएम लिविंग इन सिन में। The form of the poem itself almost expresses frustration with no space left between emotionally ill-defined stanzas. Here we see, even on the front lines of revolution, an imbalance and inequality between the sexes. अब वो ये जो जेंडर रोल्स हैं, सेक्सेस हैं, इनके दरमियान जो इनइक्वालिटी है मेल और फीमेल के दरमियान, वो इसकी बात करती है। that this occurs even in the most liberal of environments and artist studio where lovers are living together before marriage is regrettable and frustration. और यहाँ पे this occurs even in this most liberal environments, जिसमें an artist studio जहाँ पे lovers जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं बिफोर मैरिज इज रिग्रेटेबल एंड फ्रस्ट्रेटिंग। वो ये सब जो है रिग्रेटेबल है और फ्रस्ट्रेटिंग है। द टाइम्स आर चेंजिंग बट आर ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ मेन एंड वीमेन विद देम। द रिपीटेटिव मोनोटोनस डे द वीमेन एक्सपीरियंस इज अ मेटाफर फॉर हिस्ट्री। और ये रिपीटेटिव मोनोटोनस डे जो है द वीमेन एक्सपीरियंसेस, जो एक औरत जो है एक्सपीरियंस करती है, वो मेटाफर है फॉर हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री where the same mistakes are made over and overhand, this in itself is frustrating. The frustrations of the battle between sexes are further explored in trying to talk with a man. वो जो frustrations हैं of the battle between sexes, ये further explore हुई, उसने मजीद आगे कहाँ पे बताया, उसने trying to talk with a man। एक और poem जो कि उसका टाइटल ये था trying to talk with a man, उसमें बताई even the title suggests that it is struggle for sexes to communicate effectively, कि किस तरीके से मर्द से बात की जाए। दिस पोएम एक्सप्लोर्स बोथ मेन एंड वीमेन्स व्यूज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स।
दोनों बात क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं. द मेल टॉकिंग ऑफ द डेंजर पैसिवली, द फीमेल्स की स्पीकिंग ऑफ पीपल केयरिंग फॉर ईच अदर. मर्द जो है वो हमेशा डेंजर्स की बातें करता रहता है और औरत क्या बात करती है, वो एक दूसरे की केयर की बात करती है. ऑल्दो द पोएम डज हैव एन एंटी वायलेंट स्लैंड, और पोएम का एक एंटी वायलेंट स्लैंड था, यानी कि अगेंस्ट द वॉर लिखी गई थी. वॉर हियर इज आल्सो अ मेटाफर फॉर द रेजिंग बैटल बिटवीन द सेक्सेस. और यहाँ पे जिस वॉर की बात की गई थी, एक्चुअली वो मेटाफोरिकली बयान किया गया था कि दुनिया में वैसे जंगें होती हैं, लेकिन कौमों में जंगें किस में होती हैं, जेंडर्स में, सेक्सेस में, मेल एंड फीमेल के दरमियान जो है एक तनाव, एक जंग जो है वो छिड़ जाती है. मुझे कई दफा, क्योंकि ज्यादा बेटा मेरा, आपको पता है, बीइंग अ फीमेल ट्यूटर, मैं सबके सामने आई थी, तो मेल्स को अभी जो है रिसेंटली पढ़ाना शुरू किया, मैंने ज्यादा फीमेल्स को पढ़ाया. मेरे पास कई बच्चियां आई और उन्होंने आके पता है मुझे एक बात की थी कि मैम ये मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं समझते. तो बेटा ये जेंडर रोल्स को एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होते कि भाई तुम कम हो और मैं तुमसे ज्यादा हूँ, या तुमने जो मुझे कम समझ लिया तो मैंने तुम्हें तुमसे ज्यादा होके दिखाना है. जिसने आपको नहीं अहमियत देनी ना बेटा, वो सारी उम्र आप चाहे जितने मर्जी कामयाब हो जाए, वो आपको नहीं अहमियत देगा. ये बात पल्ले के साथ बांध लें. और जिसने देनी है ना, वो आप कुछ नहीं भी है ना, वो आपको सर आंखों पे बैठा के रखेगा. आपकी डिग्री होने से, आपका स्टेटस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन जस्ट हम अपने आप को काम जरूर कर सकते हैं. तो मैं ऐसी बच्चियों को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी के लिए पढ़ें, औरों को दिखाने के लिए ना पढ़ें. विजडम के लिए पढ़ें, हिकमत के लिए पढ़ें. और हिकमत क्या होती है? सही वक्त पे सही फैसला. हम लोग नाकाम इस वजह से होते हैं क्योंकि हम गलत वक्त पे गलत फैसला कर बैठते हैं. तो दैट इज नॉट अ घर या फैमिली या दुनिया. अल्लाह ताला ने अगर दो जेंडर्स बनाए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनाए. अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा दुनिया में. कल मैंने जेंडर रोल्स पे बात की थी, सुनिएगा वो वाला लेक्चर, मैंने लिंक भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर, जरूर सुनिएगा. उसमें मैंने बताया है कि अल्लाह ताला ने क्यों मर्द और औरत पैदा किया. तो दैट इज बेसिकली क्या है कि जब शादियां हो जाती हैं तो मर्द और औरत, स्पेशली औरतें, मैंने देखा है कि वो मर्द को कुछ बन के दिखाना चाहती हैं. आप कुछ भी नहीं बनेंगी ना, जिस मर्द ने आपको इज्जत देनी है वो देगा. मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं. और आप बहुत कुछ हैं, जिस मर्द ने आपको नहीं इज्जत देनी वो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है, उसका सबकॉन्शियस ऐसा है. आप किसी की सोच नहीं बदल सकते. ठीक है, हाँ, हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं, वो बहुत आसान है. किसी और को बदलने से बहुत बेहतर है बेटा अपने आप को बदलना. और जितनी जल्दी बदल लेंगे उतनी जल्दी अच्छी लाइफ गुजरना शुरू हो जाएगी. अदरवाइज औरों को बदलने के लिए सोचेंगे ना, तो लिटरली आप हार मान लो, हार जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे, खुद से भी हार जाएंगे. तो ऐसी कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रही हूँ या कुछ ऐसा नहीं. मैं अपने आप को सेल्फ ग्रूम करने के लिए पढ़ रही हूँ. ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट लर्निंग होना चाहिए. दुनिया जो है, ये जो पीपल कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए. जस्ट गो फॉर योर ओन इनर सेल्फ. अपने आप को जानने के लिए स्टडी करें बुक्स को. Perhaps the most stimulating emotion that rich poetry invoke in us is excitement. It is exciting to read her poetry that deals with change and struggle for better. एक जो उसकी जो पोइट्री की एक खसूसियत है, वो उसकी एक्साइटमेंट है. वो एक पोइट्री जो है वो डील करती है विद द चेंज एंड स्ट्रगल फॉर बेटर. Rich poetry offers to the generation of which we are a part a window into the troubled region that were the 1960s. और रिच की पोइट्री जो है वो ऑफर करती है टू द जनरेशन जिसका आज हम पार्ट है, एक विंडो है इनटू ट्रबल रीजन, कि हम एक ट्रबल रीजन के अंदर जो है वो कदम रखते हैं, दैट वर 1960. Through her writing, we are given an opportunity to explore the tumultuous times through the eyes of someone directly involved in social upheaval. In many ways, the poem Storm Warning serves as an appetizer to this excitement, a prediction of grey unrest. It is a poem that arouses interest
in rich poetry. As someone with only uh, hindsight to the 1960s, it was exciting for us personally to view the events of the era through rich poetry. Finally, we feel some sympathy towards Rich in regards to the personal problems she has experienced. She appears to have struggled with her identity, moving from bystander to the housewife to feminist. वो हमेशा जो है वो स्ट्रगल करती है अपनी आइडेंटिटी के लिए, मूविंग फ्रॉम बायस्टैंडर टू हाउसवाइफ टू फेमिनिस्ट, कि वो किस तरीके से बायस्टैंडर से एक हाउसवाइफ बनती है और हाउसवाइफ से वो एक फेमिनिस्ट बनती है। और हमारा यकीन जानिए यही हम औरतों के बस यही कुछ वो होते हैं। पहले हम अनमैरिड होते हैं तो हमें अपनी डिग्री की पढ़ी होती है, उसके बाद शादी हो जाती है तो वो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, घर के अंदर एक अजीब जंग सी शुरू हो जाती है, सर्द जंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद हमें याद आता है हमारे हकूक भी तो है, हालांकि हमें घर में सब कुछ मिल भी रहा हो, लेकिन हमें कुछ और चाहिए होता है, पता नहीं क्या चाहिए होता है। तो दैट्स वाई वो घर का सारा कुछ जो है ना वो खत्म हो जाता है। We also sympathize with the regret she expresses in from a survivor over her husband's suicide in year they divorce. और हम we also sympathize with the regret she expressed in from a survivor over her husband's suicide in the year they divorce. जिस ईयर में उनकी डाइवोर्स हुई थी उसी साल जो उसके हस्बैंड ने सुसाइड किया था, और वो उसने इस पे रिग्रेट किया था अपने हस्बैंड की सुसाइड पे भी और अपनी डाइवोर्स पे भी। नेक्स्ट ईयर इट वुड हैव बीन 20 years शी लम्स। एक दफा मुझे एक खातून मिली, ठीक है, हम मेरी जानने वाली हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, मुझे कहती हैं उनकी डिवोर्स हो गई थी, शी वॉज डाइवोर्स्ड। और हम लोग ना सच बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं बोल देते हैं, वो सही अपना एनालिसिस होते हैं, कुछ तकब्बुर में बोलना पसंद नहीं करते। उन्होंने मुझे कहा आंटी ने कि आसमा मैं जो ना वो जो लाइफ थी ना मेरी बिफोर मतलब डाइवोर्स वो ज्यादा अच्छी थी। कहती आसमा आफ्टर डाइवोर्स बहुत बुरी लाइफ होती है, आफ्टर डिवोर्स बहुत बुरी लाइफ होती है। कहती मैं उधर ही रहती, उसी वक्त थोड़ा सा मैं अगर उसको मामलात को ठंडे दिमाग से सोचती, सारा कुछ करती, शायद रिएक्ट ना करती, उसको जो है वो करने की कोशिश करती, कंसोल करने की कोशिश करती, तो शायद मैं आज आबाद होती। तो उन्होंने कहा देखो आज आज माशाल्लाह उनका बेटा भी जवान हो गया, वो उस वक्त बहुत छोटा सा था, 3 years का था, 2 years का था, लेकिन नाउ वो जो बच्चा है वो एक इमोशनली, आपको पता है उनके बच्चों पे क्या असर होता है। तो कहती एटलीस्ट शायद, कहती जिस तरह वो जो औरतें होती हैं वो जुल्म सह सह के भी गुजारा कर रही होती, कहती काश के मैं वैसी ही औरत होती। कहती लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लिबरल माइंडेड थी और मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई, काश की उस वक्त समझ आ जाती। एक्चुअली होता क्या जब हम होते हैं ना ये 30s के आसपास होते हैं, हमारी जज्बातियत बहुत ज्यादा होती है, जवानी होती है ना, तो एक तो ताकत भी बहुत होती है, तो जवानी में अपने इमोशंस पे काबू रखना मुश्किल हो जाता है। ये आपको समझ आती है जब आप 40 साल के करीब होते हैं ना, उस वक्त आपको समझ आना शुरू होती है कि जिंदगी किस डगर जा रही है, क्योंकि उस वक्त आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 35-36। तो अब यहाँ पे देखिए वो लेमेंट करती है अपनी उस पोएम में, सिल्विया प्लाथ, जो कि सारी उम्र फेमिनिज्म की बात करती रही, सारी उम्र औरत के हकूक की बात की करती गई, एंड में वो लेमेंट करती है अपनी पोइट्री के अंदर जब उसका हस्बैंड सुसाइड करता है और जिस ईयर इनकी डिवोर्स होती है। However, the sympathy we feel for Rich is limited. She has overcome her problems and lived her life not a leap but a succession of brief, amazing moments, each one making possible the next. और वो जो है शी हैज ओवरकम हर प्रॉब्लम, वो जो है ओवरकम कर चुकी थी अपने प्रॉब्लम और उसने अपनी लाइफ खुद जी, नॉट एज अ लीप, उसने कोई छलांग नहीं लगा दी थी, बट एज अ सक्सेशन ऑफ ब्रीफ अमेजिंग मोमेंट, बल्कि एक सक्सेशन थी ऑफ ब्रीफ अमेजिंग मोमेंट, ईच वन मेकिंग पॉसिबल द नेक्स्ट। और वो हर जो मोमेंट था वो नेक्स्ट मोमेंट को बना रहा था, यानी कि हर एक मोमेंट नेक्स्ट अमेजिंग मोमेंट की का रास्ता बनाता। Sympathy for victims and Rich is anything but Rich remarkable poetry. Its imagery, structures, theme could do nothing but a stir wide array of emotions within the reader.
We experience the excitement and hope of the era of her poem when we read her poetry. Her skill as a poet is unquestionable, and as a person, she leaves us in awe. और अगर उसकी स्किल देखी जाए एज अ पोएट तो वो अनक्वेश्चनेबल है, और एज अ पर्सन उसको देखा जाए तो उसने हमें एक हैरान पोजीशन में छोड़ दिया. Points to remember है: rich poetry is expression of strong feelings and emotions. It deals with personal and impersonal issues. Rich poetry is a beautiful amalgamation of the self and ourself. Rich poetry embodies the emotions of empathy, frustrations and sympathy. और एंड पे हमारा कंक्लूजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये तो जनाब हो गया कि वो किस तरीके से इमोशंस वर्क करती है, किन आइडियाज के ऊपर उसने पोइट्री लिखी थी, उसने किस तरीके से फेमिनिज्म को प्रमोट किया था, किस तरीके से उसने रेवोल्यूशन को प्रमोट किया था, उसकी जो औरत की प्रोग्रेशन की वो बात करती है, एंड एट द एंड वो लेमेंट करती है एक पोएम के थ्रू जब उसके हस्बैंड को ने सुसाइड कर ली थी और उनकी डिवोर्स हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंड्रीन रिच पोएट्री.